गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल JH एग्जाम फ्लैग्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है JH एग्जाम फ्लैग्स VVU से रिलेटेड जितनी भी सिलेबस है उसकी तैयारी करवा रहा है। चलिए, आज आप लोग का जो एग्जाम होने वाला था वो एग्जाम को कैंसिल भी कर दिया गया है। तो इससे क्या हुआ कि और भी तैयारी आप लोग, और भी अच्छा दिन मिल गया है तैयारी करने का, ज्यादा दिन मिल गया है। अब आप लोग तैयारी को और भी अच्छा बनाइए। आज हम लोग जो पढ़ेंगे MDC पेपर ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 12 में, वो पढ़ेंगे अर्थ एंड इट्स लाइफ, मतलब पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी मानव विकास की उत्पत्ति। मतलब कि पृथ्वी में जो जीवन का उत्पत्ति हुआ वो कैसे हुआ, और पृथ्वी पर मानव का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ। आज हम लोग यूनिट थर्ड का यूनिट सेकेंड का टॉपिक 2 कंप्लीट करेंगे, अर्थ एंड इट्स लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी पर कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई है, कैसे जीवन पृथ्वी पर आया, और जीवन आने के बाद मानव का विकास पृथ्वी पर कैसे हुआ, आज हम लोग उसको देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक। आज आप लोग का एग्जाम था वो कैंसिल हो गया है, अब आप लोग को मौका मिल गया है तैयारी अच्छे से करने का। JH एग्जाम फ्लैक्स पे आप लोग जुड़ जाइए जल्द से जल्द, और बचे हुए जो दिन है एग्जाम का हम लोग के साथ जुड़ के उसकी तैयारी में और भी मजबूत हो जाइए। आज की जो लेक्चर होगी वो लेक्चर नंबर 12 होगी, यानी लेक्चर 12 होगा। इसके पहले मैंने टोटल 11 लेक्चर को कवर किया है, जिसमें से MDC ज्योग्राफी का जितना भी यूनिट 1 का टॉपिक है वो मैंने कवर कर दिया है। यानी ज्योग्राफी का यूनिट 1 का जो सिलेबस है उसकी थ्योरी मैंने कवर करवा दी है। आज यूनिट 2 का जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 12 से स्टार्ट है। आप लोग आज का क्लास को अटेंड करने से पहले प्रीवियस क्लास को अवश्य देख ले, और थ्योरी के साथ साथ मैंने आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो भी मैंने कवर करवा दिया है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी अवश्य देख ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने के बाद मैंने उसी से रिलेटेड थ्योरी को भी करवा रहा हूं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी सजीव की उत्पत्ति कैसे हुई। जिसमें सांस लेते हैं, जो सांस लेता है पृथ्वी पर उसी को हम लोग बोलते हैं जीव, सजीव जो सांस लेते हैं, और जो सांस नहीं लेते उसको बोलते हैं निर्जीव। तो आज के हम लोग का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। पहले हम लोग परिचय को देखते हैं। देखिए, एग्जाम अगर आएगा तो एग्जाम लिखने का तरीका भी हम बताएंगे अंत में, वीडियो के अंत में हम एग्जाम लिखने का तरीका भी बताएंगे कि आप किस तरह एग्जाम लिख के अच्छे नंबर पा सकते हैं, किस तरह आप सवाल का जवाब दीजिएगा तो आपका अच्छा नंबर आएगा। हम लिखने का तरीका भी आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तब तक आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। चलिए आज हम लोग को कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। पृथ्वी पर जीवन के जीवाश्म साक्ष्य वाली सबसे पुरानी चट्टानें कम से कम 3.5 अरब साल पुरानी है। मतलब कि पृथ्वी पर जो भी जीवाश्म पाया गया है सबसे पहले कहां, चट्टाने में पाई गई है, यानी बहुत बड़े चट्टाने में या कोई एक जीवाश्म पाया गया, यानी जीव पाया गया है चट्टान पे, यानी बहुत बड़े पत्थर पे कुछ एक जीव पाया गया है, जो वो चट्टान कम से कम 3.5 अरब वर्ष साल पुरानी है। मतलब वही पत्थर पर एक जीव का साक्ष्य मिलता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कम से कम 3.5 अरब साल पहले हुए थे। यानी कि वो जो चट्टान है वही चट्टान पे कम से कम जीवाश्म मिला, और वो चट्टान कितना पुराना है,
तो 3.5 अरब वर्ष पुराना है। इसलिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो 3.5 अरब साल पहले ही हुई थी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई, इसके उत्तर के साथ साथ अन्य रोचक तथ्यों के बारे में और जाने। मतलब कि अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इसी के इतिहास को आज हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। चलिए देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। अब देखो हम लोग पहला क्लास में पढ़े थे, थ्योरी क्लास में, पृथ्वी की उत्पत्ति, जिसमें से मैंने बताया था कि बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत कौन दिया था? तो बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत आपका दिया था, कौन दिया था दोस्तों? तो जॉर्ज लेमेंथियर दिया था। बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत कौन दिया था? लेमेंथियर, हिंदी में जॉर्ज लेमेंथियर। चलिए, तो बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत कौन दिया? तो जॉर्ज लेमेंथियर दिया है। मैंने इसका डिटेल मैं बताया हूं फर्स्ट वीडियो में, आप लोग एक बार उसको भी देख लेना। तो वही बोलता है कि बिग बैंग थ्योरी यह समझाने की कोशिश करती है कि ब्रह्मांड कैसे बना, यानी बिग बैंग थ्योरी में यह बताया जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। अब देखो इसमें एक बड़ा विस्फोट का जिक्र है जो भौतिक दृष्टि से अथाह है। जैसे जैसे ब्रह्मांड बड़ा होते गया, तापमान गिरता गया, बाद में हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। हम लोग पढ़े हैं पहले वाला वीडियो में पृथ्वी की उत्पत्ति, उसको देख लीजिएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ। पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा ये विस्फोट हुआ जिससे लाखों नक्षत्र बने, तारे बने, उल्का पिंड बनी, ग्रह बनी। उसी विस्फोट को हम लोग बिग बैंग विस्फोट के नाम से जानते हैं, जिसका सिद्धांत जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया है। और वही विस्फोट से ही, विस्फोट के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो गिरता गया और बाद में हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ उसी के फटने से। ये मैंने डील किया है क्लास 1 में, यानी लेक्चर नंबर 1 में, 1 या 2 में मैंने इसको डील किया। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई थी मैंने आप लोग को बताया। अब उसी से आज भी मैं रिवीजन करवा दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखो क्या बोलता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल जिसको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसें सांद्रित हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाएं बनी। मैंने उस वीडियो में आकाश गंगाएं के निर्माण कैसे हुआ था उसको भी मैं बताया हूं। तो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसें क्या हुई, सांद्रित हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाएं बनी। माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब साल पहले मिल्की वे सौर मंडल में हुई थी, यानी कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी माना जाता है। प्रारंभिक पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं था। अब जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय पृथ्वी पर वायुमंडल जरा सा भी नहीं था। सतह पिघले हुए द्रव्यमान द्वारा उत्सर्जित जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से ढकी हुई थी। मतलब कि उस समय जो पृथ्वी था उसके सतह पर जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया उसकी पृथ्वी की सतह से ढकी हुई थी। मैंने आपको इसका जो टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति लेक्चर नंबर 1 या 2 में मैं करवा दिया हूं, एक बार उसको देख लेना। तो इसको देखने का, पृथ्वी की उत्पत्ति देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये थी पृथ्वी की उत्पत्ति। अब हम लोग देखते हैं जीवन की उत्पत्ति कि आखिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज का जो क्लास है इसमें अच्छे से मैं आपको समझा सकूं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है पृथ्वी पर। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या बोलता है जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक या फिर रसायन संश्लेषी सिद्धांत। क्या है इसकी सिद्धांत? सोवियत
जैव रसायन ओपेरिन ने, मतलब सोवियत, मतलब रशिया के मान के चलना है, सोवियत जैव रसायनज्ञ ओपेरिन ने हॉल्डेन की सहायता से यह धारणा प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के अनुसार लगभग 4.2 अरब वर्ष पूर्व आदि पृथ्वी पर पानी में रसायनों से जीवन की उत्पत्ति हुई है। मतलब कि सोवियत संघ के जो रसायनज्ञ थे उनका नाम था ओपेरिन। ओपेरिन ने यह बताया, हॉल्डेन की सहायता से यह बताया कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो पानी में रसायनों के घुलने के कारण पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। मान के चलना है कि सबसे पहले जो जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो पानी में ही हुई है, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के एक क्रम के परिणाम स्वरूप हुआ। इसलिए इसे जीवन की उत्पत्ति का जैव रासायनिक सिद्धांत कहा जाता है। अब कहीं ना कहीं पानी में रासायनिक के कारण पानी में जीवन की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे जीवन की उत्पत्ति का जैव रासायनिक सिद्धांत कहा जाता है। कि जो जैव का जो उत्पत्ति हुआ है वो रासायनिक सिद्धांत यानी रसायन के घुलने से हुआ है पानी में। पृथ्वी पर पहले पानी था, अभी भी पानी है, तो वही पानी में सबसे पहले रसायन घुला और वही रसायन के घुलने से पृथ्वी पर क्या हुई, उत्पत्ति हुई, किसकी, सजीवों की, यानी जीवों की उत्पत्ति हुई। इसलिए इसे रसायन सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसे जीवन उत्पत्ति के समकालीन संश्लेषित परिकल्पना के रूप में भी जाना जाता है। इस विचार को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, केमोजेनी, बायोजेनेसिस और कॉग्नोजेनी। अब कहीं ना कहीं जीवन की उत्पत्ति के जो चरण है उसको 3 चरण में बांटा जाता है। पहला है केमोजेनी, दूसरा है बायोजेनेसिस और तीसरा जो है वो है कॉग्नोजेनी। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि रसायन संश्लेषित सिद्धांत जो है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जीवन की उत्पत्ति जो सबसे पहले पानी में हुई है, पानी में रसायन के घुलने से जीवन की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे रसायन सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जीवन की उत्पत्ति के 3 चरण। अब 3 चरण कौन कौन है, ये 3 चरण में क्या हुआ था, जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। पहला है रसायन जनन यानी कि केमोजेनी। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। केमोजेनी रासायनिक विकास की प्रक्रिया का वर्णन करता है। यह विकास रासायनिक प्रतिक्रियाओं और पदार्थों के निर्माण पर निर्भर था। इन पदार्थों में पॉलीसेक्राइड, लिपिड, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड और अन्य जटिल कार्बनिक यौगिक शामिल है। मतलब कि सबसे पहले रसायन संश्लेषण करके यानी केमोजेन रासायनिक विकास की जो प्रक्रिया हुई उसमें सबसे पहले पॉलीसेक्राइड, लिपिड, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड और अन्य जटिल कार्बनिक यौगिक शामिल है। यानी कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिक पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई, यानी कार्बनिक यौगिक भी शामिल है। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ सबसे पहले, जिसमें से पॉलीसेक्राइड, लिपिड ये सब कार्बनिक यौगिक हैं, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड और अन्य जटिल कार्बनिक यौगिक शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, रसायन जनन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है, दूसरा टॉपिक है आदिम वायुमंडल निर्माण। अब आदिम वायुमंडल निर्माण क्या है, चलिए देखते हैं। वायुमंडल, आदिम वायुमंडल निर्माण को जानने से पहले मैं आप लोग को एक जरूरी सूचना दूंगा दोस्तों। सेमेस्टर 2 की तैयारी जेएच एग्जाम प्लेक्स पे हो रही है। जेएच एग्जाम प्लेक्स पे हो रही है सेमेस्टर 2 की तैयारी मात्र 599 रुपए में। 599 रुपए में, बहुत कम दाम में, और इतना कम दाम में तैयारी कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। मात्र 599 में आप सेमेस्टर 2 का तैयारी करना शुरू कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 599 में, वो कहीं नहीं और सिर्फ जेएच एग्जाम प्लेक्स पे 599 में आपको सेमेस्टर 2 की तैयारी करवा रही है। अब आपको 599 में जिनका भी मेजर पेपर
पॉलिटिकल साइंस है, माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, और इसके साथ जितने भी अदर पेपर है वो सारी तैयारी मात्र 599 में करवा रही है। मतलब सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर के साथ जितने भी अदर पेपर है उसकी तैयारी मात्र 599 में करवा रही है। ये हमारा नंबर है, जल्द से जल्द आप 9631559973 पे कॉल करके हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ये जो ऑफर पहला 10 स्टूडेंट के लिए है, 599 में बहुत कम दाम में आप लोग की सेमेस्टर 2 की तैयारी करवा रहे हैं। अब 599 में आपको नोट्स दिया जाएगा, लाइव क्लासेस दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस दिया जाएगा, और जितने भी अदर प्रीवियस क्वेश्चन है वो सारी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी मात्र 599 में। तो देर मत कीजिए स्टूडेंटों, जरा सा भी देर मत कीजिए विद्यार्थियों, जल्द से जल्द 599 रुपए देके आप लोग सेमेस्टर 2 की तैयारी में जुड़ जाइए जेएच एग्जाम फ्लैक्स के साथ, मात्र 599 में, मात्र 599 में। इससे मात्र 599 में, इससे क्या होगा, आप लोग 599 इन्वेस्ट करके पेड ग्रुप में जुड़ के आप लोग अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। और ये जो तैयारी हो रही है सिर्फ सेमेस्टर के लिए नहीं, आगे जाके जितने भी आप लोग एग्जाम लिखिएगा उसकी भी प्रिपरेशन हो रही है मात्र 599 में। चलिए अब आते हैं हम लोग सेमेस्टर 4 की। अब सेमेस्टर 4 की तैयारी हो रही है जेएच एग्जाम फ्लैक्स पे, कितना में, बहुत कम में, मात्र 799 में। कितना में, 799 में। देर मत करो दोस्तों, और जल्द से जल्द जेएच एग्जाम फ्लैक्स के साथ जुड़ के हमारे पेड ग्रुप 799 में पेड करके आप लोग सेमेस्टर 4 की तैयारी कर सकते हैं। जिनकी भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, और इसके साथ जितने भी पेपर है उसकी तैयारी मात्र 799 में कर सकते हैं, मात्र 799 में, एकदम सबसे कम दाम में। इससे कम दाम में कहीं नहीं मिलेगा, यानी सबसे कम दाम में, सबसे कम प्राइस में आप 799 में सेमेस्टर 4 की तैयारी आप लोग मजबूती के साथ कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस दिया जाएगा, जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जितने भी नोट्स और प्रीवियस क्वेश्चन है, वो सारी चीज आपको 799 में प्रोवाइड कराई जाएगी। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग 9631559973 पे कॉल करके हमारे पेड ग्रुप से जुड़ जाइए। और फर्स्ट जो 10th स्टूडेंट है उन लोग के लिए ये ऑफर अभी चल रहा है, ये ऑफर अभी आप लोग के लिए चल रहा है। 799 में आप सेमेस्टर 4 का तैयारी कीजिए एकदम पूरा, और 599 सेमेस्टर 2 की तैयारी कीजिए एकदम पूरा। तो देर मत कीजिए और हमारे पेड ग्रुप 599 सेमेस्टर 2 के लिए, 799 सेमेस्टर 4 के लिए जुड़ जाइए। जल्द से जल्द पेड ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत उड़ान दीजिए। चलिए, उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग जल्द से जल्द 599 और 799 वाले पेड ग्रुप में जुड़ जाइएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या देखना है, आदिम वायुमंडल का निर्माण, कि आदिम वायुमंडल निर्माण क्या है। चलिए, पृथ्वी का आदिम वायुमंडल NHOC आदि घटकों से बना था, यानी कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मिलके, ये सब जो घटक है उसके घटकों से मिलने से आदिम वायुमंडल का निर्माण हुआ था। ऑक्सीजन मुक्त अवस्था के बजाय एल्युमिनियम, बोरोन, हाइड्रोजन और अन्य तत्वों को ऑक्साइड के रूप में मौजूद था। यानी कहीं ना कहीं पृथ्वी पर जो वायुमंडल का जो निर्माण हुआ वो NHOC आदि के घटकों से मिलके निर्माण हुआ है। चलिए, ये आपका था कार्बनिक यौगिक। अब देखते हैं अकार्बनिक यौगिक का निर्माण पृथ्वी पर कैसे हुआ था। अब कार्बनिक यौगिक में हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग लिपिड देखे, न्यूक्लिक एसिड देखे, ये सब कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था पत्थरों पर, यानी 4.2 अरब वर्ष पहले जीवाश्म की उत्पत्ति हमारे पृथ्वी पर हो गई थी। अब देखते हैं अकार्बनिक यौगिक का निर्माण। पहले कार्बन आया यानी कार्बनिक यौगिक आई, अब अकार्बनिक यौगिक का निर्माण देखते हैं पृथ्वी पर कैसे हुई। जब प्रारंभिक पृथ्वी का तापमान नीचे चला गया तो रासायनिक विकास को बढ़ावा मिला।
जब हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर था वो लो होते चला गया तो क्या हुआ, हमारा जो रासायनिक यानी केमिकल है उसको डेवलप करने का चांस मिल गया, यानी रासायनिक विकास को क्या मिला भैया, बढ़ावा मिला। हाइड्रोजन परमाणु सबसे अधिक प्रचलित थे, उन्होंने सबसे उपलब्ध ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाया, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, H2O मिलकर क्या बन गया, वाटर, मतलब H2O दोनों मिला दिया और एक पानी का निर्माण हो गया, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला दिया, मिलाकर पानी बनाया। नाइट्रोजन और कार्बन परमाणुओं के साथ मिश्रित होने पर ये सभी क्रमशः एमोनिया और मीथेन बनाते हैं, यानी नाइट्रोजन और कार्बन को हम लोग मिला दिए तो उससे क्या बना, एमोनिया बना और मीथेन बना, यानी ये जो बन रहा है वो अकार्बनिक पदार्थ का निर्माण होना शुरू हो गया पृथ्वी पर। चलिए आगे देखते हैं, सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। अब सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण क्या है, देखिए, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई इसकी सतह पर ठोस परत विकसित हुई जिससे गड्ढे और ऊंचाइयां उत्पन्न हुई। इस बीच वायुमंडलीय जल वाष्प एकत्रित हो गया और अंततः पृथ्वी की सतह पर वर्षा के रूप में गिरा, यानी वायुमंडल का निर्माण होने के साथ जितने भी पानी बने उसकी वाष्प एकत्रित हो गए, यानी पानी का भाप क्या हुआ, जमा हो गया और पृथ्वी की सतह पर वर्षा के रूप में क्या होना शुरू हो गया, पानी के रूप में पड़ना शुरू हो गया। गड्ढों में एकत्रित पानी में खनिजों को घोल दिया और अंततः विशाल जल निकायों का निर्माण हुआ जिन्हें महासागर के रूप में जाना जाता है। अब वही कहीं जो गड्ढा था उसमें पानी एकदम जमा हो गया और उसके साथ खनिजों को घोल दिया गया और विशाल महासागर का निर्माण होना शुरू हो गया। जब पृथ्वी की सतह 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाती है तो अकार्बनिक अणु संयोजित होकर विभिन्न रूप में एसिटिलीन, ये अकार्बनिक यौगिक है, एथिलीन, इथेन और मीथेन जैसे सरल कार्बनिक रसायन उत्पन्न करने लगे, यानी ये सब क्या है, आसानी से उपलब्ध होने वाले कार्बनिक है, यानी सरल कार्बनिक रसायन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है जब पृथ्वी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बोलता है। ये सब कार्बनिक है, रसायन सिद्धांत जिसको देखते हैं। देखिए अब क्या बोलता है, संघनन बहुलकीकरण, संघनन बहुलकीकरण और ऑक्साइड अपचयन की प्रक्रियाओं के माध्यम से संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन विभिन्न तरीकों से मिश्रित और पुनः संयोजित होकर जटिल कार्बनिक अणु उत्पन्न करते हैं, यानी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे भैया एसिटेलिडाइड, एसिटिक एसिड, एथिल अल्कोहल और अमीनो एसिड, ये सब क्या है, ये सब कार्बनिक है और सबसे पहले पृथ्वी पर कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ और निर्माण कैसे कैसे हुआ ये हम लोग देख रहे हैं। ये थी कार्बनिक यौगिक की, ये तो यौगिक का निर्माण हुआ। अब हम लोग देखते हैं जीव का निर्माण, यानी जो दूसरा टॉपिक है वो मेन पॉइंट में आ जाते हैं, मेन टॉपिक में आ जाते हैं, उसका नाम है जीव जनन, कि अब जीवों की उत्पत्ति कैसे होगी पृथ्वी पर। अब देखो सबसे पहले हवा बना पृथ्वी पर, ऑक्सीजन आया, उसके बाद पानी आया, ठीक है, ऑक्सीजन और पानी आ गया तब क्या होगा, मनुष्य की उत्पत्ति होगी। पहले मनुष्य अगर आ जाएगा और हवा नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो जिए तो नहीं पारेगा, तो क्या हुआ, पहले हवा बना, उसके बाद पानी बना, अब क्या होगा, जीव जनन, यानी अब मनुष्य की उत्पत्ति होगी। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। आदिम जीवन की उत्पत्ति को बायोजेनिक कहा जाता है, मतलब कि आदिम यानी आदमी लोग की जो जीवन की जो उत्पत्ति हुई है उसे बायोजेनिक कहा जाता है। यह अन्य जीवों से जीवों की विकास है, मतलब अन्य जीव
के मिलने से क्या होगा, नया जीवन की विकास होगी, जिसे हम लोग बायोजेनी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है न्यूक्लिक एसिड का निर्माण। आदिम जल अर्थात अकार्बनिक सूप में कार्बनिक घटकों ने परस्पर क्रिया की और एकत्रित होकर अधिक आकार और जटिलता वाले नए अणु बनाए। आदिकालीन मृदा में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान नाइट्रोजन, क्षार, शर्करा और फास्फोट के साथ मिलकर क्रिया किया और उच्च तापमान पर न्यूक्लियोटाइड्स का उत्पादन करने लगे। न्यूक्लियोसाइड्स अम्ल अनेक न्यूक्लियोटाइडों से बने होते हैं जो विभिन्न विन्यासों में एक साथ जुड़कर अत्यंत जटिल अणु बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड ने प्रतिकृतिकरण की प्रवृत्ति प्रदर्शित की। आरएनए विश्व परिकल्पना यह प्रस्तावित करती है कि आरएनए ने सबसे प्रारंभिक आनुवांशिक पदार्थ हो सकते हैं, मतलब कि सबसे पहले आरएनए से ही आनुवांशिक पदार्थ का निर्माण हो सकता है। यह बताया गया है कि सबसे पहले डीएनए और आरएनए, अगर आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, ये बोलता है कि सबसे पहले आरएनए से ही सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ का निर्माण हो सकता है। अब ये हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग जीव की उत्पत्ति देखे, मतलब कि अकार्बनिक यौगिकों से कैसे जीवों का निर्माण हुआ, न्यूक्लियोसाइड कैसे न्यूक्लियोटाइड से बना, इसकी। अब हम लोग वास्तविकता पे आते हैं और देखते प्राथमिक, यानी सबसे पहले प्राथमिक जीव का निर्माण। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, कोशिकिया देखेंगे, यानी कोशिका। देखिए क्या बोलता है, प्रथम कोशिकीय जीव जिन्हें इयोबाइनोट्स, प्रीसियस या फिर प्रोबायोन्ट्स के नाम से जाना जाता है, यानी प्रथम कोशिकीय जो जीव है उसे इयोबाइन्ट्स, प्रीसियस या फिर प्रोटोबायोन्ट्स के रूप में नाम से जाना जाता है। लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले प्रकट हुए थे, यानी कि प्रथम कोशिकीय जीव जिन्हें इयोबायोनेट्स के नाम से जाना जाता है, उसकी जो उत्पत्ति कब हुई थी, 3.8 अरब वर्ष पहले हुई थी। जल के प्रति उच्च आकर्षण वाले कुछ फैटी एसिडों ने बाहरी सीमित झिल्लियों का निर्माण किया। जल की उपस्थिति के कारण कुछ जो फैटी एसिड थे वो बाहरी समिति झिल्लियों का क्या हुआ, निर्माण किया। कुछ इयोबाइनोट प्रोटीन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रतिक्रियाओं के लिए एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, यानी कुछ प्रोटीन जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक कार्य करना शुरू कर दिए। इयोब्यूनोट्स की आधुनिक वायरस प्रोटोवायरस के समरूप पाया गया। केमोहेटरोट्रोप्स अवयवीय और प्रोक्रिएटिव दोनों वातावरणों में पाए गए, और यही वातावरणों से क्या होता है, जीवों का उत्पत्ति, यानी छोटे मोटे जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है, संज्ञान। अब ये संज्ञान क्या है समझिए। प्राथमिक प्रजातियों को विविध जीवन पद्धतियों में विविधीकरण करके कॉग्नोजेनी में शामिल है। यह प्रोटोजोआ को मेटोजोआ, मेटाफाइटा और विभिन्न अन्य जीवों में विविधीकृत करने का काम करता है, यानी प्राथमिक प्रजातियां का जो विविध यानी वर्गों में बांटता है उसको कॉग्नोजेनी कहते हैं। ये प्रोटोजोआ को मेटोजोआ में, मोटोफाइटा को और भी विभिन्न अन्य जीवों में क्या करता है, अलग अलग बांटने का कार्य करता है। अब हम लोग यहां आ जाएंगे स्वपोषी की उत्पत्ति। अब स्वपोषी की उत्पत्ति क्या हो गया, अब हम लोग यहां से देखेंगे पानी में जीवों की उत्पत्ति अब कैसे कैसे होना शुरू होती है।
स्वपोषी की उत्पत्ति केमोहेटेरोट्रोफ्स ने अपनी संख्या बढ़ाने के साथ ही जैविक पोषक तत्व का उपभोग किया। अब जो है केमोहेटेरोट्रोफ्स ये क्या कर रहे हैं, अपने संख्या बढ़ा रहे हैं और अपने संख्या के बढ़ाने के साथ ही जैविक पोषक तत्वों का भी उपभोग किया, जिससे समुद्र की प्राकृतिक खाद्य आपूर्ति में कमी आई। परिणाम स्वरूप आदिम जीवों ने पानी में मौजूद अकार्बनिक अणुओं से जैविक रसायन बनाए, यानी कि जितने भी आदिम जैव जो पानी में उपस्थित थे, तो पानी में मौजूद अकार्बनिक अणुओं से मिलकर क्या बनाए भैया, जैविक रसायन बनाए। क्लोरोफिल की कमी के कारण अवायवीय रासायनिक विघटन ने जैविक खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान की। अब कहीं ना कहीं क्लोरोफिल की कमी होने के कारण अवयव रासायनिक विघटन ने जैविक खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा का क्या किया, निर्माण किया। उस समय के दौरान जीवाणु क्लोरोफिल ने वास्तविक क्लोरोफिल बनने के लिए रासायनिक परिवर्तन से गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप सच्चे फोटोऑट्रोप्स का विकास हुआ। ये फोटोट्रोप्स प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते थे, यानी जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाना शुरू कर दिए उसे स्वपोषी कहते हैं। और सबसे पहला जो स्वपोषी की उत्पत्ति हुई उसका नाम क्या था, फोटोट्रोप्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोटोट्रोप्स प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते थे, जिसमें कच्चे स्रोत के रूप में पानी का उपयोग किया जाता था। साइनोबैक्टीरिया पहले फोटोऑटोट्रोप थे जो ऑक्सीजन और एरोबिक दोनों थे। कहीं ना कहीं साइनोबैक्टीरिया जो थे वो पहले फोटोऑटोट्रोप थे, जिसमें ऑक्सीजन और एरोबिक दोनों थे। कहीं ना कहीं साइनोबैक्टीरिया में ही सबसे पहले ऑक्सीजन देखने को मिलता है, यानी ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी पर। सबसे पहले ऑक्सीजन किसमें देखने को मिलती है, कि तो सबसे पहले पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन देखने को मिलती है वो साइनोबैक्टीरिया में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए स्वपोषी आप देखते हैं यूकैरियोट्स की उत्पत्ति, यानी यूकैरियोटिक। ये आप लोग साइंस में पढ़े होंगे। अब देखो क्या बोलता है, प्रोकैरियोटिक जो पहले प्रकाश संश्लेषक थे अब एरोबिक श्वसन में परिवर्तित हो गए। अब जो पहले प्रकाश से जो अपना ऊर्जा प्राप्त करते थे अब वो क्या करने लगे, प्रोकैरियोटिक, वो अब एरोबिक श्वसन में परिवर्तन हो गए। अब धीरे धीरे वो क्या, श्वसन में परिवर्तन, मतलब धीरे धीरे वो सांस लेना शुरू कर दिए। फिर जो है पैरोक्रेटिक की तरह साइनोबैक्टीरिया ने एक उचित नाभिक प्राप्त किया और यूकैरियोट्स में विकसित हो गया। अब कहीं ना कहीं जो साइनोबैक्टीरिया है वो किसमें बदल गया, तो वो बदल गया किसमें, यूकैरियोटिक में। यानी प्रोकैरियोटिक किसमें चेंज हो गया, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में चेंज हो गया। किसकी तरह, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, पहले प्रकाश से अपना भोजन बनाता था, अब धीरे धीरे उसमें श्वसन क्रिया प्रारंभ हो गई। यह आज की एक कोशिकीय प्रजाति के समान था। जो आज का एक कोशिकीय प्रजाति जो देखते हैं, यानी मान के चलिए एक कोशिकीय प्रजाति, मान के चलिए अमीबा जो है वो अभी का अमीबा पहले का साइनोबैक्टीरिया का काम करता था। उपनिवेशीकरण प्रक्रिया के माध्यम से एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय प्रजाति विकसित हुई। अब यही एक कोशिकीय जीवों से बहुत सारे यानी बहुत कोशिका वाली प्रजाति, तरह तरह की प्रजातियों का विकास होना शुरू हो गया। पहले क्या आया भैया, पहले वायु आया, वायु के बाद जल आया, जल में रासायनिक क्रिया हुई, प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ, प्रकाश संश्लेषण के बाद सांस आया, मतलब ऑक्सीजन लेना सब शुरू किया। पहले एक कोशिकीय जीव बना और यही एक कोशिकीय जीव से बहुत कोशिकीय जीव की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई। ये था आपका
यूकेरियोट्स की उत्पत्ति। यानी यूकेरियोट्स उत्पत्ति के बाद अब देखते हैं आरएनए विश्व परिकल्पना। अब हम लोग डीएनए और आरएनए को पढ़ेंगे, जिससे अब मनुष्य की उत्पत्ति होती है। देखते हैं क्या बोलता है। आरएनए विश्व परिकल्पना। आज हम जानते हैं कि डीएनए को आरएनए में डिकोड किया जाता है, जो आगे प्रोटीन बनाता है। अब कहीं ना कहीं डीएनए और आरएनए मिलकर क्या बनाता है भैया? प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए विश्व परिकल्पना से पता चलता है कि आधुनिक कोशिकाओं के बनने से पहले पृथ्वी पर आरएनए दुनिया मौजूद थी। मतलब कि जो अभी कोशिका बनी है, ये कोशिकाएं बनने से पहले पृथ्वी पर आरएनए की दुनिया मौजूद थी। आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। आरएनए क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। यह मत सोचिए कि आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं? सजीवों की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये कहीं ना कहीं साइंस से भी रिलेटेड है और कहीं ना कहीं भूगोल से भी रिलेटेड है। आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। इसमें सूचना संग्रहित करने और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करने की क्षमता है। यह आरएनए जो है वो विश्व परिकल्पना का आधार बनाता है। एक आरएनए अणु में अपने स्वयं को संश्लेषण को प्रेरित करके गुण होता है, करने का गुण होता है, क्योंकि यह पता चला है कि आरएनए जो है वो अणु स्वयं उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि डीएनए से पहले पृथ्वी पर मौजूद आरएनए सबसे प्रारंभिक अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। अभी हम क्या बताए थे कि डीएनए से पहले पृथ्वी पर आरएनए हुआ, आरएनए का निर्माण हुआ, और आरएनए ही से सबसे पहले प्रारंभिक अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। यानी सबसे पहले अनुवांशिक पदार्थ जो बना है वो आरएनए से ही बना है। ये ज्ञात है, ये माना जाता है कि डीएनए से पृथ्वी पर सबसे पहले आरएनए की उत्पत्ति होती है, और आरएनए ही जो सबसे पहले क्या करता है? अनुवांशिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो ये पदार्थ थे, ये यौगिक थे, ये जीवो थे। ये आरएनए स्वपोषी, परपोषी, पानी, जल, हवा, कैसे कैसे इससे जीवों की उत्पत्ति हुई थी, ये आज की क्लास में हम लोग डील किए हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या कहता है। इतना पढ़ने के बाद हम लोग इसका निष्कर्ष को देखते हैं कि आखिर निष्कर्ष क्या कहता है। बिग बैंग जो सिद्धांत था यह समझाने का प्रयास करता है कि ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया। यानी बिग बैंग हम लोग को क्या समझाया? हम लोग को समझाया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आदिम जीवन यानी सबसे पहले जीवन, यानी आदिम मानव के से पहले भी जो जीवन है, आदिम जीवन की उत्पत्ति को बायोजेनिक कहा जाता है। आदिम का जीवन की उत्पत्ति को क्या कहा जाता है? बायोजेनिक कहा जाता है। क्लोरोफिल की कमी के कारण अवायवीय रासायनिक विघटन से जैविक खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हुई है। उपनिवेशीकरण प्रक्रिया के माध्यम से एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय प्रजाति की विकसित हुई। यानी कि उपनिवेशीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जो भी एक कोशिकीय जीव थे वो बहुकोशिकीय जीवों में तब्दील हो गई, और वही बहुत सारा कोशिका मिलके अब क्या होगा? धीरे धीरे मानव तंत्र, अंग तंत्र ये सारे बनेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा? पृथ्वी पर मानव की विकास होगी। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि मानव की उत्पत्ति यानी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये था ज्योग्राफी का यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक, क्या है? अर्थ एंड इट्स लाइफ। देखो एग्जाम में ये ना के बराबर आएगा, एग्जाम में ये ना के बराबर आएगा, लेकिन इसमें जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति, यानी मानव का विकास कैसे हो पृथ्वी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 यानी यूनिट 2 का पहला टॉपिक अर्थ एंड इट्स लाइफ हम लोग कवर किए हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग
जब क्वेश्चन आंसर किए हैं उसमें भी हम लोग इसको पढ़े हैं। आज थ्योरी भी पढ़ रहे तो एक ही टॉपिक आज हम लोग 2 बार डील किए हैं। और ये भी जो हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैन, इसको भी मैंने लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में कवर करवाया था एज अ क्वेश्चन आंसर के थ्रू। मतलब क्वेश्चन आंसर के थ्रू मैंने इवोल्यूशन ऑफ मैन को करवाया हूं। अब आज जो दूसरी क्लास होगी इसी की वो थ्योरी बेस पे होगी। तो चलिए हम लोग पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति देख लिए, अब हम लोग देखेंगे मानव की विकास, यानी पृथ्वी पर हम लोग का विकास कैसे हुआ है, यानी हम लोग कैसे पृथ्वी पर आए, पृथ्वी पर कैसे हम लोग बने हैं। चलिए उसको देखते हैं। चलिए निष्कर्ष देख लिए, बिग बैंग थ्योरी क्या समझाता है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में समझाता है। अब चलिए मानव के विकास को देखेंगे। यानी यूनिट 2 का दूसरा टॉपिक है, उसको देखेंगे, मानव विकास। क्या है टॉपिक? मानव विकास। अब इसी को हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। अब देखिए मानव का विकास कैसे हुआ है, ये आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्रियोटिक, प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियोसाइट्स, ये सब फलना ढेकना जो था वो साइंस वाले स्टूडेंट बेहतर समझेंगे। हम लोग आ गए आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो कहीं ना कहीं उससे अच्छा हम लोग भूगोल में मानव का विकास हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। हम जान रहे हैं कि जीवों की उत्पत्ति ऐसे प्रोक्रिएटिव, यूक्रिएटिव, परपोषी, स्वपोषी, कोशिकीय, बहुकोशिकीय से मिलके हुई है। लेकिन हम लोग को जो ज्यादा जानने लायक है वो है मानव विकास, कि हम लोग की उत्पत्ति कैसे हुई, हम लोग का विकास कैसे हुआ। ये आज की क्लास में जो दूसरा टॉपिक है वो डील करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आज के क्लास में ये आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। इसलिए मैं आज की क्लास में आप लोग को क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है उसको भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंतिम में। तब तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। चलिए देखते हैं कि पृथ्वी पर मानव का विकास कैसे हुआ, दूसरा टॉपिक। चलिए समझते हैं। मानव विकास एक लंबी प्रक्रिया है। क्या है? बहुत लंबा प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने वानर जैसे पूर्वजों से विकसित हुआ है। मतलब कि हम लोग जो विकसित हुए अपने पूर्वज बंदर से विकसित हुए हैं। वैज्ञानिक डेटा से पता चलता है कि सभी मनुष्य में समान शारीरिक और व्यवहार संबंधी विशेषताएं वानर जैसे पूर्वजों से 6 मिलियन वर्ष की अवधि में विकसित हुई है। मतलब कि हम लोग जो विकसित हुए हैं वो 6 मिलियन वर्ष अवधि में विकसित हुए, कि पहले बंदर का राज 6 मिलियन तक रहा, मतलब 6 मिलियन वर्ष तक बंदर के बाद अब हम लोग इंसान बनना शुरू हो जाते हैं। चलिए देखिए क्या बोलता है। 2 पैरों पर चलने की क्षमता, 2 पैरों पर चलने की क्षमता सबसे प्रारंभिक परिभाषित मानवीय विशेषताओं में से एक है, जो लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले उभरी थी। मतलब कि 4 मिलियन वर्ष पहले लोग क्या करना शुरू कर दिए? 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिए थे 4 मिलियन वर्ष पहले, यानी 40 लाख वर्ष पहले। अन्य आवश्यक मानवीय विशेषताएं की, जैसे कि एक बड़ा और जटिल मस्तिष्क, यानी हम लोग का पहले का जो माथा था वो बहुत बड़ा होता था, माथा बड़ा, शरीर पतला छोटा, जैसा कि एक बड़ा और जटिल मस्तिष्क, उपकरण बनाने और उपयोग करने की क्षमता और संवाद करने की क्षमता हाल ही में उभरी है। मतलब कि कहीं ना कहीं क्या बोलता है, अन्य आवश्यक मानवीय विशेषताएं जैसे कि एक बड़ा और जटिल मस्तिष्क, यानी बहुत बड़ा और मजबूत खोपड़ी, उपकरण बनाने और उपयोग करने की क्षमता, कि कौन कौन सा उपकरण बना के उसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसकी क्षमता, संवाद करने की क्षमता, बात विचार करने की क्षमता हाल ही में उभरी है। मतलब कि ये सब हाल ही में क्या हुआ, उभर कर सामने आया है। कई उन्नत विशेषताएं जैसे कि समृद्ध प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति कला और विस्तृत सांस्कृतिक विविधता केवल पिछले 1 लाख वर्ष पहले ही उभरी है। मतलब कि समृद्धि, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति,
कला और विस्तृत सांस्कृतिक जो उभर के आई है उसको उभरने में कम से कम 1 लाख वर्ष पहले ही ये सब उभर कर सामने आई है। देखो अब क्या बोलते हैं, प्राइमेट जो है वो एक मनुष्य है, प्राइमेट एक मनुष्य है। शारीरिक और आनुवांशिक समानताएं समकालीन मानव प्रजाति होमोसेपियंस और प्राइमेट प्रजातियों के एक अन्य समूह वानरों के बीच एक करीबी संबंध को प्रकट करती है। यानी कि प्राइमेट जो है हम लोग मनुष्य है, मनुष्य को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमेट कहेंगे। शारीरिक और आनुवांशिक समानताएं समकालीन मानव प्रजाति होमोसेपियंस और प्राइमेट प्रजातियों के एक अन्य समूह वानरों के बीच, यानी प्राइमेट प्रजाति के कौन, तो वानर, और होमोसेपियंस प्रजाति के कौन, तो हम लोग। तो कहीं ना हम लोग और बंदर का बीच का जो संबंध है वो बहुत गहरा संबंध है। मनुष्य और अफ्रीका के बड़े वानरों जैसे कि चिंपांजी या फिर पिग्मी सहित और गोरिल्ला का एक समान पूर्वज है जो 8 से 6 मिलियन वर्ष पहले रहता था। अब समझो, मनुष्य और अफ्रीका के बड़े वानरों का एक समान पूर्वज है जो 8 से 6 मिलियन वर्ष पहले रहता था। मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है, मतलब कि अगर आप लोग माना जाए तो हमारे जैसे मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो अफ्रीका में हुई है। और मानव विकास का अधिकांश हिस्सा वहीं हुआ है, यानी मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो अफ्रीका में ही हुई है। 6 से 2 मिलियन वर्ष पुराने प्रारंभिक मानव जीवाश्म विशेष रूप से अफ्रीका से ही आते हैं। अब कहीं ना कहीं 6 से लेकर के 2 मिलियन वर्ष तक जितने भी जीवाश्म मिले हैं मनुष्य के, वो सब कहाँ से मिले, जितने भी साक्ष्य मिले हैं, जितने भी जीवाश्म मिले हैं वो सब अफ्रीका से ही मिले हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मानव जाति की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, अफ्रीका से ही हुई है। हमारे और बंदरों का बीच का जो संबंध है वो अधिक गहरा है। प्राइमेट हो जाता है बंदर की प्रजाति और हम लोग का होमोसेपियंस हो जाता है मनुष्य की प्रजाति। यानी प्राइमेट और होमोसेपियंस एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध के बारे में बताते हैं। तो ये हमारी उत्पत्ति यानी मानव का विकास। अब हम लोग देखेंगे कि इसका इतिहास क्या है, मानव के विकास का इतिहास क्या है। अब हम लोग क्या देखें, मेरा पूर्वज कौन है भैया, बंदर। हम लोग को कहाँ साक्ष्य मिला है मानव की, तो अफ्रीका में हुआ है। कब से, तो 6 से 2 मिलियन वर्ष पुराने प्रारंभिक में। उसके बाद हमारा जो माथा था वो पहले बड़ा था, सोचने समझने की क्षमता होती थी, उपकरण बनाने का, बात विचार करने का, ये सब पहले के बाद में आया, यानी कि हाल फिलहाल में, यानी बोल सकते हैं। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है मानव विकास का इतिहास, कि मानव का विकास कैसे हुआ, उसके इतिहास की आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या बोलता है, प्रागैतिहासिक काल शब्द का अर्थ लिखित इतिहास शुरू होने से पहले की अवधि से है। मतलब कि प्रागैतिहासिक जो काल है उसका जो अर्थ है वो लिखित इतिहास शुरू होने से पहले की अवधि से है। मतलब कि इस समय में लिखित साक्ष्य नहीं मिली है, जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला उसे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। प्रागैतिहासिक काल मनुष्य की कहानी का 99% से अधिक हिस्सा बनाता है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में हम लोग मनुष्य की कहानी को पढ़ते हैं, मनुष्य की उत्पत्ति को पढ़ते हैं। इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि मनुष्य लगभग 1 मिलियन वर्ष पुराना है। यानी कि इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकार आपस में मिलकर सहमत है कि मनुष्य जो है वो कितना साल पुराना है, तो 1 मिलियन वर्ष पुराना है। फिर भी उसने 5000 साल पहले तक का लिखना शुरू नहीं किया था। मतलब कि मनुष्य की उत्पत्ति जो है वो 10 लाख साल पहले हुई, लेकिन पिछले 5000 साल पहले से उन लोग लिखना शुरू नहीं किए थे। इस तथ्य के बावजूद कि प्रागैतिहासिक मनुष्य ने कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा, उसने अनजाने में हमें अपने जीवन के तरीके के बारे में ज्ञान छोड़ दिया, जिसकी व्याख्या विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। जैसे भैया क्या बोलता है समझिए,
भौतिक मानव विज्ञानी, मानव जीवाश्म विज्ञानी, पुरातत्वविद और अन्य वैज्ञानिकों उनमें से है। लिखित इतिहास शुरू होने से पहले क्या हुआ था यह पता लगाना उनकी जिम्मेदारी है। जैसे कि भैया कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वस्तुनिष्ठ निर्णय तक पहुंचने के लिए इन वैज्ञानिकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी को एकत्र करना और व्यवस्थित करना उनकी जिम्मेदारी है। अब समझिए लोग क्या क्या विचार दिए हैं, क्या क्या राजनीतिक विचार दिए हैं, ऐतिहासिक विचार दिए हैं वैज्ञानिकों मिलके। सबसे पहले आते हैं एच कार, एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है EH कार। देखिए EH कार क्या है, EH कार के पास वास्तुनिक इतिहासकार के बारे में दो विचार है। पहला यह है कि उसके पास समाज और इतिहास में अपनी स्थिति के बारे में सीमित दृष्टिकोण से ऊपर उठने की क्षमता है। मतलब कि EH कार के पास समाज और इतिहास में अपनी स्थिति के बारे में सीमित दृष्टिकोण से ऊपर उठने की क्षमता है। एक क्षमता जो आंशिक रूप से उस स्थिति में अपनी भागीदारी के सीमा को पहचानने की है, उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। मतलब कि EH कार है, उनकी सोचने की क्षमता बहुत ऊपर तक है, यानी बहुत अलग है, जिससे कहीं ना कहीं वो पूर्ण वस्तुनिष्ठता की असंभवता को पहचानने की, और दूसरा है कि वह अपने तथ्यों को पहचानने की क्षमता उनके पास अधिक होती है। और वही अपने तथ्यों को पहचान के ये बताएंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, मानव का विकास कैसे हुआ है, EH कार के द्वारा। समझिएगा क्या बोलता है, सभी जीवित प्राणियों में मनुष्य में सबसे अच्छी विशेषताएं और गुण हैं। जितने भी जीवित प्राणी हैं सबसे अच्छा विशेषताएं और गुण किसमें है, तो मानव में है। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसके पास सभी अन्य प्रजातियों को नियंत्रित करने का ज्ञान और बुद्धि है। मतलब कि हम लोग एक ऐसे प्रजाति हैं जिसके पास सभी प्रजातियों को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। यह एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो तर्क और तर्क संगत विचार करने में सक्षम है। मतलब कि हम लोग तर्क और तर्क संगत विचार करने में क्या है, सक्षम है। CM बोवरा वैज्ञानिक है। CM बोवरा कहते हैं मानवता हमारे पर्यावरण में वह पहलू है जो मनुष्य के और बच्चे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। मानवतावादी आधार पर कि मनुष्य अपने समय के हितों के लिए अध्ययन करने योग्य है। नतीजन यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि उत्पत्ति, विकास और विकास के विभिन्न चरणों की तिथियों के बारे में कई विचार और प्रति सिद्धांत है। यानी अब कहीं ना कहीं बोवेरा भी कहते हैं कि मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है और ये पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है मानव का। चलिए, विकास के विभिन्न चरणों की तिथियों के बारे में कई विचार प्रतीत हैं। अब कहीं ना कहीं हम लोग मानव विकास की उत्पत्ति को जो पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं चरण के हिसाब से पढ़ेंगे। प्राथमिक चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, जितने भी चरण आएंगे वही चरण के हिसाब से क्या होते जाएगा, मानव का विकास होते जाएगा कि पहले मानव कैसे थे और आधुनिक मानव कैसे हैं। आज उसी को अब हम लोग डील करते हैं। देखते हैं मानव विकास के चरण। अब ये मानव विकास के चरण क्या है समझिएगा। मानव विकास ने कई रूप धारण किए हैं, लेकिन मानवता के साथ अलग अलग कालखंड सबसे अलग है। यह ध्यान देने योग्य है कि जीवाश्म विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नई खोज होते रहती है। मतलब कि विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र जीवाश्म है जिससे तरह तरह के नया नया की खोज होते रहती है। इसलिए समय रेखा की विशेषताएं भविष्य में बदल सकती है, जबकि समग्र योजनाएं
आमतौर पर समझी और स्वीकार की जाती है। अब हम लोग मानव विकास के चरण को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला जो चरण है उसका नाम है होमिनिडे यानी होमिनिड। अब ये क्या है होमिनिड, समझिएगा, ये पहला चरण है यानी मानव। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से विकास होते चलेंगे। होमिनिडे लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले यानी 70 लाख वर्ष पहले वे वानर जो अंततः आज के मनुष्यों में विकसित हुए, यानी 70 लाख पहले जो बंदर थे वही बंदर आज मनुष्य में क्या हो गए, विकसित हुए तथा कथित छोटे वानरों से अलग हो गए। ये महान वानर या होमिनिडे हैं। मतलब कि उस समय 70 लाख साल पहले जो बंदर थे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, होमिनिडे कहते हैं। यह मानव वंश के चिंपांजी से अलग होने की अनुमानित समय सीमा है, जो मनुष्य के सबसे करीब जीवित रिश्तेदार माने जाते हैं। यानी हमारे पूर्वज मानिए या फिर जीवित सबसे करीब के रिश्तेदार बंदर को मानिए या फिर गोरिल्ला यानी चिंपांजी को मानिए। देखिए क्या बोलता है, केनिया देश है, केनिया में कई प्रारंभिक होमिनिड जीवाश्म पाए गए हैं जो यह संकेत देते हैं कि यह विभाजन अफ्रीका में हुआ था। हम क्या बताए थे, सबसे पहले जो मनुष्य की उत्पत्ति है, मानव विकास है, वो सबसे पहले कहाँ, तो अफ्रीका में पाया जाता है, या फिर इसका साक्ष्य कहाँ मिला है, अफ्रीका में मिला है। ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिनके लिए जीव विलुप्त होने के बजाय आधुनिक मनुष्यों में विकसित हुए। मतलब कि ऐसे कई तथ्य हैं जो हम लोग बोलते हैं कि जीव विलुप्त हो गया है, यानी बहुत सारे जीव है जो गायब हो गया है, वही गायब होने वाले जो भी जीव है वो किसमें परिवर्तन हो गए, वो कहीं ना कहीं आधुनिक मनुष्यों में क्या हो गए, विकसित हो गए। यानी सुअर कुत्ता जितना भी गायब होते जा रहा है वो मनुष्य में विकसित होते जा रहे हैं। ये बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं, उम्मीदवार हैं। होमिनिड दूसरा क्या बोलता है, ऑर्थोपिथेक्स रामिडिस। अब ये ऑर्थोपिथेक क्या है समझिएगा, पहला होमिनिडे जिसमें बंदर गोरिल्ला लोग आ रहे हैं, अब आ रहे हैं ऑर्थोपिथेकस रामिडिस। अब ये क्या है समझिएगा, 1994 में इथियोपियाई लोगों ने यानी इथियोपिया के लोगों ने इस प्रजाति के अस्तित्व का पता लगाया जो पेड़ों पर चलने और झूलने का संयोजन करती दिखाई दी। मतलब कि इथियोपिया के लोगों ने एक ऐसा प्रजाति का पता लगाया है जो पेड़ों पर चलने और झूलने का संयोजन करते दिखाई दी। लगभग 4.5 मिलियन वर्ष पहले ऑर्थोपिथेकस रामिडिस दिखा दिया। मतलब कि 4.5 अरब वर्ष पहले सबसे पहले ऑर्थोपिथेकस रामिडिस दिखाई दिया। इस जीव का जो आकार था वो सबसे अच्छा अनुमान यह है कि यह 4 फीट से अधिक लंबा नहीं है। मतलब कि वो जो जीव पेड़ों पे झूल रहे थे उसकी जो लंबाई है वो 4 फीट से अधिक नहीं थी, और इसका जो वजन है लगभग 110 पाउंड है। हालांकि यह केवल मादाओं के लिए है, क्योंकि वयस्क आकार निर्धारित करने के लिए अभी तक कोई नर अवशेष नहीं मिला है। मतलब कि उस समय जो प्रजाति पेड़ से झूल रहे थे, इथियोपिया के लोग जो देखे वो क्या थी, एक तरह की मादा थी, यानी नर का अस्तित्व अभी तक नहीं मिला है। तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्थोपिथेकस रामिडिस। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहीं से हम लोग देखेंगे बंदर को, यानी वो पेड़ पर झूला लेकिन उसमें हमको जानकारी नहीं मिला कि वो है क्या। अब हम लोग को ऑर्थोपिथेकस में ही बंदर की जानकारी मिलेगी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो वानर जैसा शब्द का अर्थ गोरिल्ला या फिर चिंपांजी की याद दिलाता है। यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हम लोग को बंदर की जानकारी मिलना शुरू हो जाती है और चिंपांजी की जानकारी मिलना शुरू हो जाती है।
आधुनिक मनुष्य के इस पूर्वज को वानर जैसे और मानव जैसे दोनों गुण युक्त माना जाता है। पहला नमूना 1924 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। इस तरह की खोजों को व्यापक रूप से प्रागैतिहासिक मनुष्यों को प्रमाण के रूप में माना जाने से बहुत पहले, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो 2 से 3 मिलियन वर्ष साल पहले हम लोग को देखा गया, यानी 2 से 3 मिलियन वर्ष पहले, यानी 20 से 30 लाख वर्ष पहले सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति को खोजा गया, यानी देखा गया। और सीधा चलने के अलावा ऑर्थोपेडिकस रामिडिस की तुलना में थोड़ा लंबा और हल्का था। अब कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो कहीं ना कहीं ऑर्थोपिथेकस रामिडिस से लंबा और सीधा चलने के लायक थे। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा क्या बोलता है, होमो हेबिलिसिस। अब होमो हेबिलिसिस क्या है समझिए। देखिए, होमो हैबिलिस जिसका अर्थ है कामचोर का नाम उस पहले मानव पूर्वज के नाम पर रखा गया था जिसे 1960 में तंजानिया में खोजा गया था। यानी हेमोलिबिस का मतलब क्या होता है, कामचोर, उसके नाम पर रखा गया जिसके मानव पूर्वज के नाम पर रखा गया, जिसे 1960 में क्या तंजानिया में खोजा गया था। यानी होमो एबिलिस कब खोजा गया था, 1960 में। कब, 1960 में। और कहां खोजा गया, तंजानिया में खोजा गया था, जो निर्माण उपकरणों का उपयोग करता था। अब कहीं ना कहीं होमो एबिलिस क्या करता था, ये उपकरण का उपयोग करना शुरू कर दिया। ये होमिनिड 2.4 मिलियन से 1.4 मिलियन साल पहले रहते थे और माना जाता है कि वो होमो इरेक्टस के पूर्वज है। हालांकि यह अभी तक साबित नहीं हुआ है कि होमो हैबिलिस की लंबाई 3.5 से 4.5 फीट के बीच थी और इसका वजन लगभग 70 पाउंड था। ये कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि होमो हैबिलिस की जो लंबाई है वो 3.5 फीट से 4.5 फीट इंच तक थी और कहीं ना कहीं ये अभी तक साबित नहीं हुआ है कि वह होमो इरेक्टस के पूर्वज थे या नहीं। यानी होमो इरेक्टस का मतलब हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग समझेंगे, फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज को डील करेंगे। अब देखिए होमो इरेक्टस, यानी होमो इरेक्टस के पूर्वज होमो हैबिलिस को माना नहीं गया है। यानी अब होमो इरेक्टस है क्या, आधुनिक मनुष्यों के इस प्रसिद्ध पूर्ववर्ती जिसे 1891 में इंडोनेशिया में खोजा गया था, लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले से लेकर के लगभग 1,43,000 वर्ष पहले तक लगभग 2 मिलियन वर्ष तक जीवित रहा। यानी होमो इरेक्टस पृथ्वी पर 20 लाख वर्ष तक क्या हुआ, इन लोग जीवित रहा, जो कि जीवित रहने की उल्लेखनीय अवधि थी। होमो इरेक्टस की शारीरिक रचना ने द्विनिवासी प्राणियों से इसके और अधिक अलगाव को दर्शाया है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो होमो इरेक्टस की जो शारीरिक रचना है वो ट्वी निवासी कहीं जगह है जिसका नाम है ट्वी, तो उसी के जो निवासी है उसी प्राणियों से इसके शरीर के शारीरिक रचना को दर्शाया गया है, जिसमें तुलनात्मक रूप से छोटे हाथ पैर थे। यानी कि होमो इरेक्टस के समय होमो इरेक्टस के जो प्रजाति है उनके हाथ पैर एकदम छोटे छोटे थे। माना जाता है कि इन होमिनिड्स ने हाथ की कुल्हाड़ियों का उपयोग किया था, जिससे वो स्वयं निर्मित और औजारों के पहले उपयोगकर्ता बन गए थे। यानी पृथ्वी पर सबसे पहले उपयोग का जो औजार का जो यूज किया वो कौन किया है, होमो इरेक्टस लोग किए हैं। ये बहुत बड़े होमिनिड थे जिनमें से कुछ 6 फीट के थे और कुछ 150 पाउंड वजन के थे। यानी मान के चलिए अब ये होमो इरेक्टस जो है वो लगभग 6 फीट के होते थे, लंबे चौड़े होना शुरू हो गए। चलिए आगे देखते हैं।
होमो heidelbergensis। अब होमो heidelbergensis क्या है समझिएगा। इस होमोनिड की खोज जर्मनी में 1908 में हुई थी। यानी होमो heidelbergensis का खोज कब हुआ था? 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और माना जाता है कि यह यूरोप और एशियाई के साथ साथ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैले ठंडे इलाके में रहने वाला पहला मानव पूर्वज था। यानी पहला जो मानव देखा गया वो कहाँ देखा गया? तो ठंडे इलाके में देखा गया। अफ्रीका के ठंडे इलाके में रहने वाला मानव पूर्वज था। इसका समय 7 लाख से 2 लाख साल पहले का था। यानी पृथ्वी पर इसका जो समय था वो 7 लाख से 2 लाख साल पहले का था। और ये होमिनिड आधुनिक मनुष्यों के आकार के लगभग समान थे। अब यही जो होमो heidelbergensis थे वो हमारे जो वर्तमान में मनुष्य हैं यानी हमारे हाइट के अनुसार थे, हमारे शारीरिक रचना के अनुसार थे, जिनमें पुरुषों की औसत लंबाई लगभग 5 फीट 9 इंच और महिलाओं की औसत लंबाई 5 फीट 2 इंच तक होती थी। अब कहीं ना कहीं होमो heidelbergensis का जो हाइट है वो हम लोग से अब मेल खाना शुरू हो जाता है। वे निसंदेह भालों से शिकार करते थे और अपने शिकार को आग पर पकाते थे। माने कि होमो heidelbergensis के समय भाला का खोज हो चुका था और आग का भी खोज हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं होमो सेपियंस। आपके बीच में मौजूद इंसानों को होमियो सैम्पियस जैसी प्रजाति माना जाता है। यानी हम लोग जो है कौन से प्रजाति के हैं? होमो सैपियंस प्रजाति के माने जाते हैं, जो करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित हुई थी। अब हम लोग का जो प्रजाति वो 3 लाख वर्ष साल पहले कहाँ? अफ्रीका में विकसित हुआ। मानव विकास के दौरान मानव पूर्वजों के मस्तिष्क उनके शरीर आकार के अनुपात में बढ़े हैं। मतलब कि हमारे पूर्वज जो थे उस समय 3.5 लाख वर्ष पहले हमारे पूर्वज के जो माथा थे वो शरीर से बहुत बड़ा होता था। और आज के मनुष्यों के पास समूह का सबसे बड़ा मस्तिष्क है। यानी हमारा जो शरीर का जो सबसे बड़ा जो है वो क्या है? माथा है, यानी खोपड़ी है। आधुनिक मनुष्यों में पहले के होमोनिड्स की तरह स्पष्ट माथे की लकीरें और आगे की ओर निकले हुए जबड़े नहीं है। मतलब कि पहले के जो होमोनिड्स है उन लोग के माथा बड़ा बड़ा और थोबड़ा यानी जबड़ा जो है वो निकला हुआ था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। होमोनिड्स क्या है, होमो सेपियंस क्या है। देखिए यही है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस। 2 पैर से चल रहे हैं लेकिन ये झुक गए। होमो हेबिलिस सीधा नहीं हो भैया, तनी से झुका है। अब होमो इरेक्ट यानी पूरा सीधा हो गया, इरेक्ट हो गया यानी खड़ा हो गया। होमो नीदरलैंड मतलब कि नीदरलैंड में इस तरह के प्रजाति देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं होमो सेपियंस, यानी हम लोग की ये प्रजाति देखने को मिलना शुरू हो गया। तो इस तरह करके हम लोग देखेंगे, आप लोग पढ़ते होंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति पहले झुक के चलता था, फिर तनी सुन खड़ा हुआ, फिर तनी सुन खड़ा हुआ, फिर एक ऐसा समय आया कि पूरा खड़ा होना शुरू हो गया और हम लोग की प्रजाति होमो सेपियंस में आ गई। तो ये है हमारे मानव की विकास की 5 प्रारंभिक चरण, 1 2 3 4 5, जिसको अंतिम चरण को हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं। और हम लोग होमो सेपियंस के ही प्रजाति में मनुष्य आते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो हम लोग लिखे थे वो सारे इस फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे। पहले 4 पैर पे चलता था, फिर 2 पैर पे चलता था, घिसटा के चलता था, फिर धीरे धीरे इन लोगों में दिमाग आया, धीरे धीरे उठना शुरू हो गया, धीरे धीरे हाथ झुक के फिर उठा, फिर ऐसा समय आया कि मेरे जैसा नाम इरेक्ट हो गया, यानी होमो सेपियंस में क्या हो गया? विकसित हो गया।
तो ये फिगर के माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस किसे कहते हैं, होमो एबलिस के जानवर कैसे थे, होमो इरेक्ट्स कैसे थे मनुष्य, होमो नीदरलैंड कैसे थे और होमो सेपियंस अब के समय में ऐसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना दूंगा। क्या है कि सेमेस्टर 2 का हमारे JH एग्जाम प्लस पे केमिस्ट्री, JH एग्जाम प्लस पे सेमेस्टर 2 का केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो चुकी है। यानी केमिस्ट्री का जो तैयारी करवा रहे हैं मात्र 899 में, यानी कि सबसे कम दाम में आप लोग सेमेस्टर का तैयारी कर सकते हैं JH एग्जाम प्लस के थ्रू। यानी JH एग्जाम प्लस पे सेमेस्टर 2 में मेजर पेपर जिनकी भी केमिस्ट्री है और माइनर पेपर जिनकी भी केमिस्ट्री है, इसके साथ जितने भी आपके अदर पेपर है उसकी तैयारी मात्र 899 में JH एग्जाम प्लस करवा रही है। कितना में? ओनली फॉर 899 में। तो आप लोग देर ना करें और जल्द से जल्द 899 रुपए देकर हमारे पेड ग्रुप से जुड़ जाइए। ये हमारा पेड ग्रुप नंबर है 9631559973। जल्द से जल्द आप लोग इस नंबर पे कॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर ले और जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए। ये ऑफर पहले 10 स्टूडेंट्स के लिए है, ये ऑफर 10 स्टूडेंट्स के लिए है। केमिस्ट्री समझ लीजिए, रासायनिक विज्ञान कितनी है, कैसा होता है पढ़ने में, कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, तो वो एफर्ट मात्र 899 रुपये में आप केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हैं। केमिस्ट्री आप लोग के लिए इजी हो सकती है 899 में। जल्द कीजिए, बहुत अच्छा मौका आप लोग के लिए JH एग्जाम प्लस लेके आया है। 899 में आप सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर केमिस्ट्री और माइनर पेपर के साथ जितने भी अदर पेपर है उसकी तैयारी मात्र 899 में कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारी चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है मानव की विकास का। देखो क्या बोलता है, भूवैज्ञानिक मानकों के अनुसार आधुनिक जो मनुष्य एक युवा प्रजाति है, पुरातन होमोसेपियंस आधुनिक मनुष्यों के लिए जीनस अब प्रजाति के नाम से मानदंड को पूरा करने वाले सबसे पुराने जीवाश्म लगभग 4 लाख साल पुराने होमोसेपियंस लिंस जिसको बोलते हैं होमोसेपियंस, जबकि आधुनिक मनुष्य लगभग 1,70,000 साल पहले से मौजूद है। मतलब हमारा जो हम जैसे मनुष्य आप हम हमारे जितने भी आधुनिक मनुष्य पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य उसका जो साक्ष्य पृथ्वी पर कब मौजूद हुआ है, तो 1,70,000 साल पहले से ही मिली है। वानर जो पिछले प्राइमेट से विकसित हुए थे, जो लगभग 20 मिलियन साल पहले बड़े पैमाने पर वृक्षवासी या फिर पेड़ों पे रहते थे, वही हम लोग प्राइमेट्स का ही एक प्रजाति है। यानी हम लोग बंदर का ही एक प्रजाति है। यानी प्राइमेट्स पिछले अपने समय में पेड़ पौधे पे रहते थे, उसी में परिवर्तन आके अब हम लोग क्या कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं सेमेस्टर 4 की, जिसके भी मेजर पेपर माइनर पेपर आप लोग का केमिस्ट्री है, उसके साथ जितने भी अदर पेपर है JH एग्जाम प्लस उसकी तैयारी मात्र 1099 रुपए में करवा रहा है। कितना में? 1099 रुपए में सेमेस्टर 4 की तैयारी JH एग्जाम प्लस करवा रही है 1099 में। ये JH एग्जाम प्लस आप लोग के लिए एक बेहतरीन मौका लेके आया है। इस मौका को हाथ से जाने ना दे और जल्द से जल्द 1099 रुपए दे के पेड ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसमें आप लोग को लाइव क्लासेस दी जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, नोट्स दी जाएंगी और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो सारी चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी मात्र 1099 रुपए में। सेमेस्टर 4 के लिए बहुत अच्छा मौका है, सबसे कम दाम में 1099 रुपए में आप लोग सेमेस्टर 4 की तैयारी कर सकते हैं JH एग्जाम प्लस के साथ जुड़ के।
केमिस्ट्री में। मतलब कि 1099 रुपए में आप सेमेस्टर 4 के लिए केमिस्ट्री में क्या हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा JH एग्जाम फ्लैक्स पे इतना कम दाम में है। तो मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द हमारे पेड ग्रुप 9631559973 पे कॉल करके जल्द से जल्द आप लोग पेड ग्रुप से जुड़ जाइए। यह फर्स्ट पहले 10 स्टूडेंट्स के लिए यह ऑफर सीमित है। 10 स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले ये ऑफर सीमित है। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए। चलिए, उम्मीद करूंगा दोस्तों कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति और पृथ्वी पर मानव का विकास कैसे कैसे हुआ है वो आप लोग को समझ में आ गई होगी। आएगी तो लिखेंगे एग्जाम में और नहीं आएगी तो समझेंगे। और इससे पहले मैंने प्रीवियस क्लास में इसके साथ एमडीसी ज्योग्राफी का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया है। अगर इससे नहीं समझ में आएगा तो उससे समझ लीजिएगा, अगर उससे समझ में नहीं आएगा तो थ्योरी से समझ लीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास में 100% में कम से कम 40% आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा अपने अगले वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।